हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। बाकी फ़िलहाल की स्थिति को देखते हुए आपके लिए बस यही एक सलाह है कि धीरे-धीरे आप पढ़ते रहिए। बाकी ये जो नया पैटर्न है एडिक्विटी का, उसके आधार पर जो स्टेनो की आंसर की आई थी और जो स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था 6 अगस्त को, उसकी सेकंड शिफ्ट का हम जीएस एनालिसिस करेंगे। टोटल यहाँ 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और हम थोड़ा तेज़ी से इस एनालिसिस को करेंगे। बाकी समझेंगे कि क्वेश्चन पेपर कैसा था और आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि है क्वेश्चन नंबर 51। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट वाला सवाल है। लेबल्ड असर्शन एंड रीजंस, इवेल्युएट देम एंड चूज द अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी अभिकथन है और कारण है, हमको इसका मूल्यांकन करके उचित आंसर देना है। तो अभिकथन क्या है या असर्शन क्या है? इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द एशियन विंटर गेम्स 2025 विल बी यूनिक as it will be the first time the government has provided full financial support। यानी एशियाई शीतकालीन खेलों 2025 में भारत की भागीदारी अद्वितीय होगी, क्योंकि ये पहली बार होगा जब सरकार ने पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की। तो मैं आपको थोड़ा एशियन विंटर गेम्स के बारे में बता देता हूँ। एशियन विंटर गेम्स, ये जो 2025 वाले एशियन विंटर गेम्स हुए थे, ये हुए थे हर्बिन, चाइना में। कहाँ हुए थे? चाइना के हर्बिन में हुए थे एशियन विंटर गेम्स। और भारत की तरफ से चाइना जो कॉन्टिजेंट गया था, उसमें टोटल 88 लोग थे, जिसमें 59 एथलीट्स थे और 29 ऑफिशियल्स उनके साथ गए थे। साथ ही साथ असिस्टेंट फॉर नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने इस गेम के लिए, विंटर गेम्स के लिए फुल फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। इसलिए जो असर्शन है ये हो जाता है ट्रू। तो ए ट्रू है। अब हम रीजन पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर करते हैं। तो रीजन है द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव इज टू इनहांस इंडियाज प्रेजेंट एंड परफॉर्मेंस इन विंटर स्पोर्ट्स बाय एंश्योरिंग फेयर एंड मेरिटोक्रेटिक एथलीट सिलेक्शन। तो ये भी करेक्ट है। साथ ही साथ ये जो इसकी एक करेक्ट रीजनिंग है, यानी ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो है ही, साथ ही साथ ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा क्या? ए इज ट्रू, बी फॉल्स, ये नहीं हो सकता, ए फॉल्स, ये भी नहीं हो सकता, और ए एंड आर ट्रू, ये तो सही है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। द नेहरू कप, अ प्रोमिनेंट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया, वॉज लास्ट हेल्ड इन विच ईयर। भारत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट नेहरू कप आखिरी बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? अच्छा, इसका आंसर करने से पहले एक और चीज है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना। जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे 2025 वाले, वो कहाँ हुए थे? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो नेहरू कप था, जो कि एक इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये आखिरी बार किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो नेहरू कप की बात करें तो इसका आयोजन शुरू हुआ था 1982 से, लेकिन भारत ने पहली बार ये नेहरू कप कब जीता था? 2007 में जीता था। इंडिया विंस फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार नेहरू कप इंडिया ने कब जीता था? तो 2007 में जीता था। 2007 में जीता था और 2012 में भी जीता था। लेकिन 2012 के बाद अब तक ये गेम्स नहीं हुए। इसका मतलब है कि ये नेहरू कप आखिरी बार कब हुआ था? सन 2012 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट आर द स्ट्रीम्स ऑफ चार्ज पार्टिकल इजेक्टेड बाय द सन इनटू द स्पेस कॉल्ड। सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए आवेशित कणों की धाराओं को क्या कहा जाता है? सनस्पॉट, सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स या फिर कोरोनल लूप्स। तो एक एक करके सभी टर्म्स को एक बार जानते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे। शुरुआत करें सनस्पॉट से। पहले एक बार सन बना लेते हैं हम। मान लो ये सूरज है। अब ये जो सूरज है, इसका जो कोर होता है
इस कोर का टेम्परेचर होता है लगभग 15 मिलियन केल्विन टेम्परेचर होता है कोर का। वहीं ये जो सूरज की सतह है इसे कहा जाता है फोटोस्फेयर। क्या कहा जाता है? फोटोस्फेयर। और जो सतह पर टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो वो होता है लगभग 6000 केल्विन। अब इस सतह का जो इनर एटमॉस्फेयर होता है उसे बोला जाता है क्रोमोस्फेयर। और सूर्य के एटमॉस्फेयर की जो सबसे बाहरी परत होती है, तो ये जो बाहरी परत होती है इसे बोला जाता है कोरोना। तो एक बार और बता देता हूं, सतह को बोला जाता है फोटोस्फेयर, और जो सूर्य का एटमॉस्फेयर है उसकी जो इनर लेयर है उसे बोला जाता है क्रोमोस्फेयर, और जो सबसे बाहरी परत होती है उसे बोला जाता है कोरोना। अब इस सतह पर ऐसे ऐसे ब्लैक स्पॉट होते हैं, इन्हें बोला जाता है सनस्पॉट। ये किस वजह से होते हैं? ये होते हैं सूर्य का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वजह से। और ये जो सतह होती है उससे थोड़े ठंडे होते हैं, इनका टेम्परेचर लगभग 4000 केल्विन होता है। जैसे ये बाकी सूर्य की जो सतह का टेम्परेचर 6000 केल्विन है, तो ये जो स्पॉट है सन स्पॉट, इसका टेम्परेचर कितना होता है? 4000 केल्विन। लेकिन यहां पर स्ट्रीम्स ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात की जा रही है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम सोलर विंड्स की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यही इसका आंसर है, सौर हवा। यही होते हैं जो ये स्ट्रीम्स होती हैं चार्ज पार्टिकल्स की, जो सन से इजेक्ट होती हैं, उन्हें ही कहा जाता है सोलर विंड या सौर हवा। ये सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं? सोलर फ्लेयर्स जो रेडिएशन होती है उसकी वजह से सतह पर बर्स्टिंग होती है, उस बर्स्टिंग की वजह से जो रेडिएशन निकलती है उन्हें सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। और कोरोनल लूप होती है, ऐसे ऐसे लूप्स बन जाती है ना मैग्नेटिक फील्ड की, उन्हें बोला जाता है कोरोनल लूप। तो ये दोनों भी आंसर नहीं हो सकती, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सोलर विंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इन विच स्टेट इज द फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ जिकिर पॉपुलर? असम, गुजरात, उड़ीसा या राजस्थान? तो इसका आंसर है असम। असम में जो इस्लामिक डिवोशनल म्यूजिक है उसे बोला जाता है जिकिर। और ये एक तरीके से फ्यूजन है, इस्लाम और असमीज, इसके जो कल्चर का एक प्रॉपर फ्यूजन है ये वाला जो म्यूजिक फॉर्म है। बाकी इसको खोजा किसने था? तो उनका नाम है अजान फकीर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आसाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। विच कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? यहां पर ऑप्शन है बांग्लादेश, 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 अफगानिस्तान, बांग्लादेश। अच्छा, पहले बिम्स्टेक की फुल फॉर्म देख लेते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। तो इससे जुड़ा हुआ एक टर्म है बे ऑफ बंगाल। यानी ये जो इनिशिएटिव है वो किसका है? जो बे ऑफ बंगाल से जुड़ी हुई कंट्रीज हैं उनके द्वारा ये मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिकल और टेक्निकल क्षेत्र में या टेररिज्म को खत्म करने में उनका एक तरीके से कांग्रीगेशन है या कहूं एसोसिएशन है। तो इसमें वो कंट्रीज आएंगी जो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। अब यहां देखो आप, पहला ऑप्शन बांग्लादेश है, भूटान भी जो 7 देश हैं इसके जो पार्ट हैं, वैसे इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के ढाका में। कहां पर है? बांग्लादेश के ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके 7 मेंबर्स हैं, जो 7 कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं। और वो कौन कौन सी है? तो बांग्लादेश इसका हिस्सा है, भूटान भी है, इंडिया भी है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, लेकिन पाकिस्तान तो इस साइड है ना, वेस्टर्न साइड पे, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बांग्लादेश, भूटान भी है, इंडिया है, म्यांमार भी इधर ही आता है, तो म्यांमार भी इसका पार्ट है। मालदीव्स इधर आएगा। ये कौन सा सी है? अरेबियन सी है, तो इस साइड पे पड़ेगा ना कि इस साइड पे, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो 2 ऑप्शन हो गए रिजेक्ट। अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, बांग्लादेश है, भूटान भी है, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, यही इसका आंसर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर द ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता मानी जाती है?
तो पहला ऑप्शन है गुप्ता, दूसरा है मौर्य, तीसरा है इंडस वैली और वैदिक सिविलाइजेशन। तो ये सारी वैसे तो भारतीय सब कॉन्टिनेंट की सभ्यताएं हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं गुप्ता एम्पायर की, गुप्ता एम्पायर जब शुरू हुआ था वो अराउंड 3rd सेंचुरी के आसपास की बात है। वहीं मौर्यन सिविलाइजेशन कब शुरू हुई थी? 3 BC सेंचुरी के आसपास। आप जानते हो ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंडर था मौर्यन साम्राज्य का, वो गद्दी पर कब बैठा था? 323 BC में बैठा था। वहीं अब ये दो ऑप्शन है, इंडस वैली और वैदिक। वैदिक सिविलाइजेशन जो रही थी वो 1500 BC से लेकर 500 BC तक थी। वहीं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये 2500 BC से लेकर 1750 BC के आसपास थी। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सी हुई? तो सबसे ओल्डेस्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर इफेक्ट ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? निम्नलिखित में से 42वें संशोधन का प्रमुख प्रभाव कौन सा था? तो पहला ऑप्शन है इट अबॉलिश द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसने राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों को समाप्त कर दिया। तो आप खुद जानिए, आज हमारे संविधान में डीपीएसपी है या नहीं है? तो आप जानते हैं कि डीपीएसपी है। कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक है डीपीएसपी? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी है भारत के संविधान में। तो ये अबॉलिश तो नहीं हुए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अमेंडमेंट जरूर हुए थे डीपीएसपी में, लेकिन अबॉलिश नहीं हुए थे। अगला ऑप्शन है इट इंट्रोड्यूस द टेन्योर ऑफ द लोकसभा एंड इंट्रोड्यूस फंडामेंटल ड्यूटीज। इसे होल्ड कर लेते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। इट इंट्रोड्यूस फंडामेंटल राइट्स फॉर सिटीजन। अमेंडमेंट से थोड़ी आए थे, ये तो पहले से थे संविधान में, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इट रिड्यूस द टर्म ऑफ लोकसभा टू 4 years। ये ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन 2। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला, इस अमेंडमेंट के तहत जो लोकसभा का जो कार्यकाल था उसको बढ़ाया गया। कितने साल से कितने कर दिया गया था? लोकसभा का और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान सभा, इन दोनों का टर्म या टेन्योर 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। लेकिन आप कहेंगे तो आज लोकसभा का जो टेन्योर है वो तो 5 साल ही है। मैं कहूंगा यस, लोकसभा का टेन्योर 5 साल से ही है। वो किस वजह से? क्योंकि 44th अमेंडमेंट के तहत जो ये टेन्योर बढ़ाया गया था, इसको वापस से रिस्टोर करके दोबारा से कितने साल कर दिया गया था? तो इसको दोबारा से 5 साल कर दिया गया था। बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत। कहां से लिए गए थे? यूएसएसआर से। और कौन से पार्ट में ये? तो ये पार्ट 4th A में है संविधान के, और आर्टिकल 51A इससे रिलेटेड है। शुरुआत में टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन बाद में एक और जोड़ दी गई थी 86th अमेंडमेंट के तहत, और ये कब हुआ था? 2002 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट शेप डज अ पॉपुलेशन पिरामिड टेक फॉर अ रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन? तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए जनसंख्या पिरामिड किस आकार का होता है? तो इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप, सर्कुलर, ट्रायंगल या रेक्टेंगुलर? तो इन्वर्टेड ऐसा कुछ, और सर्कुलर ऐसा होगा, ट्रायंगल ऐसा होगा, या रेक्टेंगल ऐसा होगा शेप। तो देखो, दो तो सीधे सीधे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ये शेप तो नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वर्टेड होगा या ट्रायंगुलर शेप होगा। तो इसका आंसर है ट्रायंगुलर शेप होगा। ये जो रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन का जो पिरामिड होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। जरा मैं आपको बना के दिखा देता हूं। मान लो ये ट्रायंगल है, तो यहां ये मेल पॉपुलेशन है, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा कह देता हूं ये फीमेल है। तो ये एज है, ये मान लो 0 है, फिर 1 2 ऐसे करते करते एज बढ़ रही है। और यहां पर किसकी बात हो रही है? पॉपुलेशन परसेंटेज की बात हो रही है यहां पर, कि पॉपुलेशन मेल की कितनी इंक्रीज हो रही है और फीमेल की। तो ये है ग्राफ किसका? पॉपुलेशन रैपिड ग्रोथ का।
और ये कैसा है, ये है ट्राइंगल शेप का, इसलिए इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ट्राइंगुलर शेप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्न कंपनी एज ऑफ 2024? निम्नलिखित में से कौन 2024 तक महारत्न कंपनी नहीं है? HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, यानी ये ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और तीसरी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और चौथी कंपनी यहाँ ऑप्शन दे नहीं रखा है, ये कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, तो बाकी 3 ऑप्शन है, फिर भी इसका आंसर करते हैं। तो ये जो है तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड ये भी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है, ये एक महारत्न कंपनी नहीं है। बाकी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ONGC का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो आपके लिए जो कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है। और एक क्वेश्चन का आंसर और करना कि अब तक टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट वाज द रिकमेंडेशन रिगार्डिंग एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया? भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश को लेकर समिति ने क्या सिफारिश की थी? अलाउ फॉरेन बैंक्स टू ऑपरेट फ्रीली, विदेशी बैंकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देना, रेस्ट्रिक्ट फॉरेन बैंक्स टू अर्बन एरियाज, विदेशी बैंकों को केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रखना, बैन फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, भारत में विदेशी बैंकों पर प्रतिबंध लगाना, या एंकरेज फॉरेन बैंक्स टू एक्सपेंड ऑपरेशन इन इंडिया, विदेशी बैंकों को भारत में विस्तार हेतु प्रोत्साहित करना। देखो अब एक एक करके मैं कहता हूं कि आपको इसका आंसर मालूम ही नहीं है, रिकमेंडेशंस का मालूम ही नहीं है। तो देखो, अलाउ फॉरेन बैंक्स टू ऑपरेट फ्रीली, एकदम एक्सट्रीम, मतलब कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहां पर क्या है कि सिर्फ रेस्ट्रिक्ट कर देना है कि अर्बन एरियाज में ही बैंक होंगे, रूरल में बनेंगे ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट थोड़ी एक्सट्रीम है, इस वजह से ये दोनों गलत हो जाती हैं। बैन भी एक एक्सट्रीम कीवर्ड है, इस वजह से ये भी नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एंकरेज करना फॉरेन बैंक्स टू एक्सपेंड ऑपरेशंस इन इंडिया, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा संवैधानिक संशोधन लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? 52nd अमेंडमेंट, 44th, 42nd या फिर 24th? तो एक एक करके जानते हैं। जैसा कि आप जानते हो 42nd अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट था एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। एंटी डिफेक्शन लॉ को हिंदी में क्या बोला जाता है? दल बदल कानून। इससे रिलेटेड था 52वां संशोधन। 84th अमेंडमेंट ये आया था 1978 में। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे संशोधन किए गए थे, यानी जो 42वें संशोधन के तहत काफी सारे जो संशोधन किए थे इमरजेंसी के टाइम पे, तो उनको रिस्टोर किया गया था 44th अमेंडमेंट के तहत। और कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी का अधिकार है इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटाकर किस में रख दिया गया था? लीगल राइट की कैटेगरी में रखा था। ना इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ना ही इसको। अब ये है 42nd अमेंडमेंट, इसको ही कहा जाता है लघु संविधान। किस लिए कहा जाता है? इसके तहत बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे, जैसे प्रेम्बल में अमेंडमेंट हुआ था, फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, DPSP में अमेंडमेंट हुआ था, यहां तक कि अभी बताया था आपको कि ये जो लोकसभा का टेन्योर है उसको भी बढ़ा दिया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? 42nd। और ये वाले संशोधन कब हुए थे? 1976 में। तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये जो 24th अमेंडमेंट है, इसके तहत पार्लियामेंट को पावर थी, इस संशोधन के तहत पार्लियामेंट यानी संसद को पावर दी गई थी कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। तो ये राइट किसने दिया था? 24th अमेंडमेंट ने।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए रिगार्डिंग भारतीय न्याय संहिता। तो ये भारतीय न्याय संहिता को लेकर कुछ स्टेटमेंट है, हमको बतानी है कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले मैं अगर BNS यानी भारतीय न्याय संहिता के बारे में आपको बताऊं तो इसने किसको रिप्लेस किया है? तो इसने रिप्लेस किया है IPC को, यानी इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करके क्या कर दिया गया है? भारतीय न्याय संहिता। और ये इंडियन पीनल कोड कौन से ईयर का? 1860 का। इंडियन पीनल कोड 1860 को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता यानी BNS इंट्रोड्यूस किया गया। कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2023 में, जिसके तहत बहुत सारे संशोधन हुए, जैसे कि मॉब लिंचिंग के केस में डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान लाया गया। साथ ही साथ जो सेक्सुअल हरेसमेंट है उससे रिलेटेड भी कानून लाए गए। जेंडर न्यूट्रलिटी पे एक कानून लाया गया, यानी किसी के साथ भी, कोई से भी जेंडर के साथ अगर शोषण होता है तो इसके लिए कानून लाया गया। मेनली जो क्रिमिनल लॉ है इससे रिलेटेड कानून में काफी सारे संशोधन हुए। बाकी ये तो BNS है। इसके साथ साथ CRPC को भी रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और एविडेंट एक्ट को रिप्लेस करके किसको लाया गया? एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया गया। बाकी अब ऑप्शन पढ़ते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है, द भारतीय न्याय संहिता इंट्रोड्यूस कम्युनिटी सर्विस एज ए पनिशमेंट फॉर माइनर ऑफेंसेस। भारतीय न्याय संहिता में छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में पेश किया गया। एकदम करेक्ट है। यानी अगर किसी ने छोटी मोटी गलती की है, वेंडलाइजेशन जैसी कुछ भी चीज की है, तो उसे पार्क साफ करा लिया, पब्लिक प्लेस साफ करा लिया, तो कम्युनिटी सर्विस जिसके लिए उसे कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, ऐसी पनिशमेंट इंट्रोड्यूस की गई। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। द स्कोप ऑफ समरी ट्रायल्स हैज बीन लिमिटेड टू ओनली सीरियस ऑफेंसेस अंडर द न्यू लॉ। नए कानून के तहत संक्षिप्त सुनवाई का दायरा केवल गंभीर अपराधों तक सीमित कर दिया। देखो यहां पर कुछ एक्सट्रीम कीवर्ड यूज किए गए, लिमिटेड टू ओनली। ओनली जब ये आता है ना तो फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि स्टेटमेंट गलत हो। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। वैसे सही है, ये गलत है। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब ये समरी ट्रायल्स क्या होते हैं? समरी ट्रायल्स का मतलब ये होता है कि कानून में थोड़ा तेजी आए, न्याय जल्दी से मिले, एक्सपीडाइट करने के लिए पूरे प्रोसीजर को, लीगल प्रोसीजर को, ये समरी ट्रायल्स लाए गए थे। और ये छोटे जो ऑफेंसेस, जो माइनर ऑफेंसेस हैं उनके लिए भी थे और सीरियस ऑफेंसेस के लिए भी थे। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गई गलत। अब सेकंड स्टेटमेंट गलत होते ये वाला भी गलत हो गया और आपका ये वाला भी गलत हो गया। हमको आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सेकंड। हमको पूरा नहीं पढ़ना पड़ा, फिर भी हमको आंसर मिल चुका है। तो वैसे हम थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये वैसे सही स्टेटमेंट है। द रिफॉर्मेटिव अप्रोच एम्स टू एंश्योर सोसाइटल रीइंटीग्रेशन ऑफ ऑफेंडर्स। सुधारात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य अपराधियों का सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। द सेल यूजेस इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन टू मैनेज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया। कोशिका अपनी जटिलता को प्रबंधित करने के लिए आंतरिक विभाजन का उपयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा इस विचार को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? कंपार्टमेंटलाइज का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, फिर इसका आंसर करेंगे। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास रूम रेंट देने के लिए बहुत कम पैसा है, तो मेरे को रूम मिलने की जो उम्मीद है वो कैसी होगी? एक सिंगल रूम होगा ना, उसमें किचन होगा, बस ये होगा एक जगह मैंने फोल्डिंग बिछा लिया या बेड बिछा लिया, वो मेरा बेडरूम हो गया। उसके सामने मैंने गैस स्टोव वगैरह रख दिया। यहाँ पर इसी रूम में यहाँ पर एक बाल्टी रख दी, मग रख दिया, तो यहाँ पे ये बर्तन धोने और वैसे जो वॉश एरिया की तरह यूज हो जाएगा।
इस तरीके से खुद ही कंपार्टमेंटलाइज ना होके, यानी कोई दीवार नहीं है, कोई कंपार्टमेंट नहीं है। वहीं अगर पैसे अच्छे इन्वेस्ट करता तो क्या, किचन मिल जाता, उससे अटैच रूम मिल जाता, दीवार होती सब में, किचन के लिए अलग दीवार, बाथरूम अलग मिल जाता। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन इसे कहा जाता है। तो सेल भी इसी प्रकार की होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनके जो ऑर्गेनल होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनके ऑर्गेनल्स जो होते हैं उन पे जो वॉल होती है, ऑर्गेनेली वॉल, वो नहीं होती है, यानी उनमें कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है। और ये किस में होता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स सेल में। और कॉम्प्लेक्स सेल किसे कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेल। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑर्गेनल्स इन यूकैरियोटिक सेल फ्लोट फ्रीली विदाउट एनी स्पेसिफिक रूल। ऐसा स्टेटमेंट सही होती अगर यूकैरियोटिक की जगह प्रोकैरियोटिक लिखा होता, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हो गई गलत। सेकेंड स्टेटमेंट है प्रोकैरियोटिक सेल्स यूज मल्टीपल मेम्ब्रेन्स टू आइसोलेट सेल एक्टिविटीज। गलत है एकदम। प्रोकैरियोटिक सेल में मल्टीपल मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। यूकैरियोटिक सेल यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे अंगक होते हैं जो विभिन्न कार्यों को अलग अलग करते हैं। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, यही इसका आंसर है। बाकी ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि मुझको आंसर मिल चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट वाज द स्पेसिफिक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3? ये चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था, एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, इससे रिलेटेड एक डेट है 23 अगस्त, इसका रोल बता देना आप मुझे। और इसको एक डे मनाया जाता है, वो कौन सा डे है? चलो खैर मैं ही बता देता हूँ। 23 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पेस डे के रूप में। किस रूप में मनाया जाता है? नेशनल स्पेस डे। तो जरा हम इसके साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स को जान लेते हैं। तो पहला है टू डेमोन्स्ट्रेट ए सेफ लूनार लैंडिंग एंड रोवर ऑपरेशंस। चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग और रोवर संचालन का प्रदर्शन करना। इसको होल्ड कर लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है टू स्टडी मास। नाम से ही समझ आ रहा है चंद्रयान, चंद्रमा पर यानी मून पर स्टडी करना है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। टू मेजर ग्रेविटेशनल वेव्स, ये भी इसका आंसर नहीं है। और लास्ट टू ऑर्बिट द मून। चंद्रमा की कक्षा में घूमना इसका पार्ट था पर ऑब्जेक्टिव नहीं था, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेट करना सेफ लूनर लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग की थी और कौन से पार्ट पर की थी? चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी। और जो रोवर था वो कौन सा था? उस रोवर का नाम था प्रज्ञान। और जिस पॉइंट पर लैंड किया था उसको क्या बोला जाता है? शिव शक्ति पॉइंट। बाकी आप मुझे लैंडर का नाम बताना, जो लैंडर था उसका नाम क्या था और किस महान व्यक्ति के नाम पर इसका नाम रखा गया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटो इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है? मालवा, दक्कन, छोटा नागपुर, शिलोंग। बहुत ही इजी है। अगर मैं इन पठार की बात करूं तो पहले आता है मेवाड़ ऊपर की तरफ, फिर इधर मालवा, फिर बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, फिर इधर छोटा नागपुर प्लेटू है, नीचे की तरफ दक्कन प्लेटू है। तो ये सारे, तो ये आप देखोगे सेंट्रल इंडिया और ये सदर्न इंडिया वाले रीजन्स में। तो यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न पूछा है, तो ये इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं। इसका आंसर है शिलोंग प्लेटू, जो नॉर्थ ईस्ट के मेघालय में। कहां पर है? मेघालय। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ दिस इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 2 फीचर हैं। एक तो यूनिटरी फीचर है, दूसरा इसका फेडरल फीचर है। यूनिटरी फीचर का मतलब क्या है? यूनिटरी मतलब जो अथॉरिटी है वो सिंगल बॉडी की होगी, सिंगल अथॉरिटी होगी। और फेडरल में क्या होता है? फेडरल में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है? पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
और यूनिटरी का मतलब जो पावर्स होती हैं वो मेनली किसके पास होती है, सेंटर के पास होती हैं। अब यहां हम देखते हैं इनमें से कौन सा इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। तो पहले इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी है तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान भी इंडियन फेडरलिज्म का फीचर है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। डुअल सिटीजनशिप, भारत में डुअल सिटीजनशिप है क्या? ये कहां पर है? ये है अमेरिका में, भारत में नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले आपको भारत की नागरिकता लेनी पड़ेगी, फिर आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की नागरिकता लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। भारत में है सिंगल सिटीजनशिप, और सिंगल सिटीजनशिप भारत का कौन सा फीचर है? तो इंडिया का ये एक यूनिटरी फीचर है। तो ये इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाता है सही एकदम। डिविजन्स ऑफ पावर, ये भी है, इंडियन फेडरलिज्म का फीचर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रास बिहारी बोस? रास बिहारी बोस के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं बताना है हमको। तो पहली स्टेटमेंट है, ही फाउंडेड इंडिया इंडिपेंडेंस लीग इन टोक्यो इन 1942, एकदम करेक्ट है। इन्होंने ये जो लीग बनाई थी ये टोक्यो कॉन्फ्रेंस के बाद बनाई थी, और एक और कॉन्फ्रेंस इन्होंने की थी, बैंकॉक कॉन्फ्रेंस। इस बैंकॉक कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने अनाउंस किया था किसका फॉर्मेशन? इंडियन नेशनल आर्मी, यानी आजाद हिंद फौज। जिसके पहले कमांडर कौन थे? इसके पहले कमांडर थे कैप्टन मोहन सिंह। बाद में 1943 में इसकी कमान किसने संभाली? तो इसकी कमान संभाली सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इस इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। जो भारतीय प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उन्होंने जापानियों के साथ मिलकर इस आर्मी का गठन किया था। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं हो सकती, ये गलत हो जाएगा, ये ट्रू है क्योंकि। अगला ऑप्शन है, ही वॉज एन इंपॉर्टेंट फिगर इन गदर मूवमेंट। वह गदर आंदोलन और आजाद हिंद फौज के गठन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। आजाद हिंद फौज के बारे में मैंने आपको बता दिया, और ये जो गदर मूवमेंट था 1915 का, उसमें भी इनकी एक अहम भूमिका थी, इसलिए ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ही वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ये कौन सी कंट्री देती है? तो ये देती है जापान, और इनको ये ऑर्डर मिला था, ये प्रेस्टिजियस टाइटल मिला था, तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बाकी ऑप्शन नंबर 4 है क्या? ही वॉज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय सेना कमांडर इन चीफ थे? बिल्कुल नहीं। वो कौन थे? वो थे KM करियप्पा, ना कि रास बिहारी बोस। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यही इसका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। एट व्हाट ओरिएंटेशन डज द रोटेटिंग कॉइल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट द मैक्सिमम इंड्यूस EMF? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्ण करती हुई कुंडली किस अभिविन्यास पर अधिकतम प्रेरित EMF उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ समझा देता हूं। मैं ये कहता हूं कि ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हो गया? ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इसको डिनोट किया मैंने B से। अब इसमें ये जो है एक कॉइल रखी हुई है, कलर चेंज कर लेता हूं। ये कॉइल है, कैसी कॉइल है? रोटेटिंग कॉइल। और कैसे घूम रही है? ये इसका एक्सिस है, ये ऐसे घूम रही है। अब मैं कहता हूं, आपको ये पता है कि ये जब ऐसे है तो इसका जो वेक्टर होता है, जो डायरेक्शन होता है, वो किस साइड होता है? वो ऐसे होगा। डायरेक्शन इसकी कैसे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और ये डायरेक्शन किसकी हो गई? एरिया की। तो इसके बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे थीटा। आप जानते हो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला फैराडे लॉ के अनुसार क्या है? फाई को बोला जाता है क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू में ये जो एरिया है किसका? मूविंग कॉइल का एरिया।
अब जब हम इसको आगे निकालते हैं तो वो क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। ये क्या है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहां पर एक कंडीशन है कि यहां परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर एंगल मैं यहां पे पुट करूंगा तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, तो यहां पर फ्लक्स कितना निकल के आएगा, 0। परपेंडिकुलर पोजीशन पे जब ये कॉइल और ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं तो फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स होता है 0। और जब ये जो डायरेक्शन वेक्टर है किसका, प्लेन का, ये जब पैरेलल हो जाते हैं तो इनके एंगल जो थीटा, जो बीच का एंगल है वो कितना होता है, 0 डिग्री। अब यहां पर अगर मैं 0 डिग्री पुट करूंगा तो कॉस थीटा जब 0 होता है तब मैक्सिमम वैल्यू देता है, वो कितनी देता है, 1। तब फाई कितना निकल के आएगा, बी ए। मतलब यहां पर फाई कितना है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, मैक्सिमम है इस पॉइंट पर, कितना है, मैक्सिमम है। अब मैं बात करूं, यहां पर बात की जा रही है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, यह मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होने का मतलब ये नहीं है कि ईएमएफ मैक्सिमम होगा, बिल्कुल नहीं। जो ईएमएफ इंड्यूस करंट होता है वो किस वजह से होता है, वो चेंज इन फ्लक्स की वजह से होता है, ना कि मैक्सिमम फ्लक्स की वजह से। जब ये मैक्सिमम पे होता है तब जब ईएमएफ होता है वो 0 होता है, ना कि मैक्सिमम होता है। क्योंकि जो मैंने बताया आपको, ये जो ईएमएफ होता है वो चेंज यानी डेल्टा इन फाई होता है पर डेल्टा इन टाइम। डेल्टा इन फाई मतलब कि चेंज इन फ्लक्स की बात करते हैं हम, ना कि मैक्सिमम फ्लक्स की बात करते हैं। वहीं जब फ्लक्स 0 होता है तब जो रेट है, रेट इन चेंज है, वो मैक्सिमम होता है। यानी इस मैग्नेटिक फ्लक्स में जो दर है वो बढ़ जाती है चेंज होने की। और जब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की दर बढ़ जाएगी तो ईएमएफ भी मैक्सिमम आएगा। तो मैंने आपको कंडीशन बता दी, यानी जब कॉइल का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तो 0 होता है, लेकिन हाई रेट की वजह से ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस करंट होता है, वो मैक्सिमम होता है। और जब ये पैरेलल होते हैं, यानी ये जो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, उस कंडीशन में इनके बीच का जो थीटा है वो 0 हो जाता है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम, जिसकी वजह से जो ईएमएफ है वो भी 0 हो जाता है। क्योंकि यहां हम बात करते हैं चेंज इन फ्लक्स, ना कि मैक्सिमम फ्लक्स। अब यहां पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। When the coil's plane is at 45 डिग्री to the magnetic field, मैक्सिमम नहीं होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, ईएमएफ होगा, लेकिन मैक्सिमम नहीं होगा, यानी अधिकतम नहीं होगा, अधिकतम प्रेरित ईएमएफ नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन, when the magnetic flux through the coil is maximum, मैंने बताया आपको जब मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल में मैक्सिमम होता है तब जो रेट इन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बिल्कुल लो होता है या 0 होता है, जिसकी वजह से ईएमएफ भी क्या होता है, ईएमएफ भी 0 होता है। अब बात करें, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। व्हेन द कॉइल्स प्लेन, यानी ये जो कॉइल का प्लेन है, ये प्लेन परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फ्लक्स के। परपेंडिकुलर का मतलब यह है कि ये कुछ ऐसे हो जाए, ये प्लेन अगर ऐसे फील्ड है तो ये प्लेन ऐसे हो जाए, ये प्लेन ऐसे हो जाएगा तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो वेक्टर डायरेक्शन है इसकी कॉइल की एरिया डायरेक्शन, वो दोनों बराबर हो जाएंगी, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो एंगल कितना निकल के आएगा, 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री निकल के आएगा तो मैक्सिमम फ्लक्स आएगा, मैक्सिमम फ्लक्स आएगा तो ईएमएफ 0 आएगा। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जब कॉइल का प्लेन, यहां मैं कॉइल के प्लेन की डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा कि ये जो प्लेन है इसकी जो प्लेट डायरेक्शन है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वेक्टर डायरेक्शन, यहां मैं कॉइल प्लेन की बात कर रहा हूं। व्हेन द कॉइल प्लेन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जब ऐसा होगा तब ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ होगा मैक्सिमम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। बाकी आपको फैराडे लॉ के बारे में तो पता ही होगा, मैग्नेटिक फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। जब कोई कंडक्टर है,
इस कंडक्टर में जब कोई मैग्नेट पास की जाती है तो इस मैग्नेट के आगे पीछे होने की वजह से इसमें इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में बार बार चेंज होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट पैदा होता है। समझ रहे हो आप? अगर मैं इसको मैग्नेट को यहां जाके रख दूंगा ना तो उससे कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, करंट जीरो होगा। भले ही मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे मैक्सिमम हो, लेकिन ईएमएफ जो होगा वो जीरो होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द यूनियन लिस्ट एंट्रीज इज आर करेक्ट? तो ये स्टेटमेंट पढ़नी है, हमको बताना कौन सी सही है। तो पहली स्टेटमेंट है द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन लॉटरीज कंडक्टिंग बाय बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इस स्टेटमेंट को हम होल्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैटर्स रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, यानी सहकारी समितियों और निगमन और विनियमन से संबंधित मामले संघ सूची में शामिल होते हैं। ये एकदम गलत है। सेकंड स्टेटमेंट गलत होते ही देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत हो गई, कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गए। ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया, दो ऑप्शन बचे। हमको थर्ड स्टेटमेंट पढ़नी है, उसका आंसर मिल गया तो हमको आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही, यानी ये वाली जो स्टेटमेंट थी कि जो पार्लियामेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है लेजिस्लेशन के लिए लॉटरीज के ऊपर, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आरबीआई, फॉरेन एक्सचेंज एंड करेंसी आर अंडर द लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ द यूनियन, एकदम करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट के करेक्ट होते ही ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमको फोर्थ पढ़ना ही नहीं है, बाकी फोर्थ भी करेक्ट होगा। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग कॉर्पोरेशन whose activities are not limited to one state excluding university, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। हमको कुछ स्टेटमेंट पढ़नी होती है फिर भी आंसर मिल जाता है, तो इसलिए स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, तो इनको पढ़ा कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। विच इंडियन अमेरिकन ऑथर रोट द नेमसेक लेटर अडेप्टेड इनटू अ फिल्म? किस भारतीय अमेरिकी लेखक ने द नेमसेक लिखी जिसे बाद में फिल्म में रूपांतरित किया गया? तो यहां पर ऑप्शन है किरण देसाई। किरण देसाई ने लिखी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। कौन सी बुक लिखी है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये ऑप्शन नहीं है, इन्होंने ये बुक नहीं लिखी है, ये बुक लिखी है झुम्पा लाहिरी ने। बाकी अरुंधति रॉय, इन्होंने लिखी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इन्होंने एक बुक ये भी लिखी है। आज़ादी भी इन्होंने ही लिखी है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये बुक भी इन्होंने ही लिखी है। बाकी चेतन भगत की बुक्स के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। हु बिकेम इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट स्टीमर ऑन 3 जुलाई 2025? ये करंट अफेयर का सवाल है। 3 जुलाई को भारत नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट स्टीमर कौन बनी? तो उनका नाम है आस्था पुनिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। देखो ये करंट अफेयर वाला सवाल था, या तो आपको ये आता है या आपको नहीं आता है। बाकी मैं 72 क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर ये जो टर्म है चेकमेट रेफर टू इन चेस, तो यहाँ पे ये नहीं पूछा था कि ये चेकमेट वर्ड किस खेल से संबंधित है। यहाँ ये पूछा गया है शतरंज में चेकमेट शब्द का क्या तात्पर्य होता है? तो एंड ऑफ गेम, इनवैलिड मूव, अ ड्रॉ या अ विन। विन नहीं होता है, चेकमेट देते हैं तो हम जीत नहीं जाते, ना ही ड्रॉ होता है और ना ही इनवैलिड मूव होता है। चेकमेट का मतलब है खेल का समापन, यानी जो किंग है उसको घेर लिया है, इसके पास कोई मूव नहीं बची है बच निकलने के लिए, यानी एंड ऑफ गेम। चेकमेट रिलेटेड किससे? खेल के समापन से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? प्लाज्मोलाइसिस, गेन ऑफ वाटर बाय प्लांट सेल। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। ये एक तरीके से ऐसी कंडीशन होती है, मान लो ये सेल है, अब इस सेल को मैंने हाइपरटोनिक कंडीशन में डाला।
हाइपरटोनिक कंडीशन क्या होती है? हाइपरटोनिक कंडीशन ये होती है कि सेल के अंदर जो सॉल्यूट होता है उसकी कंसंट्रेशन, ये जो बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है उससे कम होती है। अब यहाँ पर इसकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से और यहाँ ज्यादा होने की वजह से जो पानी है वो बाहर निकल आता है, यानी गेन ऑफ वाटर नहीं होता, लॉस ऑफ वाटर होता है। तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये एकदम गलत है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन है सेल वॉल कंपोज्ड मेनली ऑफ प्रोटीन, ये भी गलत है। सेल वॉल प्रोटीन की नहीं बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। और फंजाई में किसकी बनी होती है? फंजाई में काइटिन की बनी होती है। तो प्रोटीन की तो बात नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। सेल्यूलोज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट सेल, ये एकदम करेक्ट है। सेल्यूलोज से बनती है सेल वॉल, ये एक तरीके का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है किसको? कोशिका को, पादपीय कोशिकाओं को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लोकेटेड आउटसाइड, इनसाइड द सेल वॉल होती है। सबसे बाहर प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ना कि बाहर होती है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। गिवन बिलो आर द असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग बोथ द स्टेटमेंट। यहाँ पर असर्शन दिया है, रीजन दिया है, यानी कथन और कारण दिया है। हमको इसका आंसर करना है कि ए ट्रू है या बी ट्रू है या दोनों ट्रू है, और दोनों ट्रू है तो ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। इसके लिए हम पढ़ लेते हैं फिर इसका आंसर करते हैं। सीजनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सच एज स्टबल बर्निंग हैव नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन AQI लेवल इन इंडिया। आपने देखा होगा सर्दियों में जो दिल्ली वाला रीजन है वहां पर फॉगी कंडीशन कुछ ज्यादा ही हो जाती है, या दिवाली के आसपास जो होती है वो किस वजह से होती है? वो इस वजह से होती है क्योंकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में पराली जलाते हैं, और इस पराली की वजह से क्या होता है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का वो गिर जाता है, तो इम्पैक्ट तो पड़ता है। तो ये असर्शन जो है वो गलत है। तो पहला ये जो असर्शन हो गया गलत। अब रीजन पढ़ लेते हैं। स्टबल बर्निंग इज अ कंट्रोल प्रैक्टिस दैट डजंट रिलीज सब्सटेंशियल पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, यानी पराली जलाना एक नियंत्रित प्रथा है जो वायुमंडल में पर्याप्त प्रदूषक नहीं छोड़ती है। ऐसा होता नहीं तो AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे अफेक्ट होता? इसलिए ये वाला कथन भी गलत हो जाता है, यानी ये दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर बाकी के ऑप्शन का है, कुछ ऊपर नीचे हो गया है, तो यहाँ पे ना A सही है ना B सही है। तो इसका आंसर जो भी होगा, जिस भी ऑप्शन में ये होगा वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू, अर्थशास्त्र में अवसर लागत की अवधारणा से तात्पर्य क्या है? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप इसमें से आंसर करना। तो सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली। अब ग्रेजुएशन के बाद आपके पास दो ऑप्शन है कि आप मास्टर्स के लिए जाएं, यानी कोई कॉलेज ज्वाइन करें जिसमें मास्टर्स की डिग्री लें, या आपको कोई जॉब ऑफर हो रही है, या ये करें। मैं यहाँ पर बेस्ट ऑल्टरनेटिव की बात कर रहा हूँ, ना कि सारे ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहा हूँ। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? या तो जॉब ले लो या फिर कॉलेज चले जाओ। आपने चुना कॉलेज। अब आप हायर स्टडी की तरफ तो चले गए, लेकिन आपने उसकी कॉस्ट क्या है, वो हायर स्टडीज यानी मास्टर्स की डिग्री किस लागत पर आप पाएंगे, यानी ये जो हायर डिग्री आप परस्यू कर रहे हैं ये आप किस लागत पर पा रहे हैं? ये इस लागत पर पा रहे हैं कि आप इसके अगेंस्ट में, यानी आपके पास जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था जॉब का, इससे जो आपको रेगुलर सैलरी मिलती उस सैलरी को आपने छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आपको एजुकेशन मिल रही है, आपको हायर डिग्री मिल रही है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? वो जॉब और उस जॉब से मिलने वाली सैलरी, यानी जो चॉइस आपने छोड़ दी है, जो चॉइस आपने नहीं लिया है, जो कि आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता था, उसको ही कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
यानी द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन व्हेन अ चॉइस इज मेड। जब कोई चुनाव किया जाता है तो अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य त्याग दिया जाता है। आपने क्या त्यागा था? आपने त्यागी थी जॉब, और जॉब से मिलने वाली अच्छी सैलरी को त्यागा था, तब जाकर आपको हायर स्टडीज का मौका मिला। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। विच कन्फेडरेशन ऑफ सल्तनट्स डिफीटेड द विजयनगर एम्पायर इन द बैटल ऑफ तालिकोटा। तालिकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को पराजित करने वाले सल्तनतों के संघ को क्या नाम से जाना जाता था? राजपूत नहीं, मुगल नहीं, बहामनी सल्तनत नहीं, दक्कन सल्तनत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और ये जो तालिकोटा का युद्ध है ये कब लड़ा गया था? ये 1565 में लड़ा गया था विजयनगर एम्पायर और किस किस के बीच में? तो ये था अलायंस बिदर का, अहमदनगर का, गुलमर्ग का और बीजापुर का। इनका अलायंस था किसके खिलाफ? इसी को कहते हैं दक्कन सल्तनत। इनका अलायंस था विजयनगर के खिलाफ। इन्होंने विजयनगर को हराया था कौन से युद्ध में? इसी को वैसे राक्षसी तांगड़ी भी बोलते हैं। कब? 1565 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 2-day हैंड ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन द ई साक्षी पोर्टल हेल्ड ऑन जुलाई 2024? तो जुलाई 2024 में ई साक्षी पोर्टल पर आयोजित 2 दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यालय का उद्देश्य क्या था? डिमॉन्स्ट्रेट बायोमेट्रिक ट्रैकिंग ऑफ एमपी लेड एसेट। यहां पर एमपी लेड की फुल फॉर्म क्या है? एमपी लेड की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट एसेट्स। ये एक स्कीम थी, एमपी लेड स्कीम। ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी? ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1993 में, जिसके तहत जो एमपी हैं उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च करने के लिए 2011 तक तो मिलते थे 2 करोड़ रुपए, हर साल मिलते थे 2 करोड़ रुपए पर ईयर। लेकिन 2011 के बाद कितने करोड़ मिलते हैं? 5 करोड़ रुपए मिलते हैं हर साल डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो स्कीम है, इसका ये जो 2-day ट्रेनिंग चली थी, इसमें ये लॉन्च की गई थी टू ट्रेन ऑफिशियल ऑन रिवाइज फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर एमपी लेड स्कीम। यानी एमपी लेड योजना के अंतर्गत संशोधित नीति प्रवाह प्रक्रिया पर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पश्चिमी तटीय मैदानों की पहचान है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये फीचर है ईस्टर्न कोस्ट का, ना कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। हाई रेनफॉल, ये हो सकता है, होल्ड कर सकते हैं। जो वेस्टर्न कोस्टल जो एरिया है यहाँ वेस्टर्न कोस्ट पर जो रेन होती है वो कैसी रेन होती है? ओरोग्राफिक रेन होती है। यानी किसकी वजह से होती है? पर्वतों की वजह से होती है, इसीलिए इसे ओरोग्राफिक रेन बोलते हैं। और हाई रेनफॉल होती है, होल्ड कर सकते हैं। लार्ज डेल्टा, डेल्टा होते हैं जो नदियां जो बनाती है ना, प्लेन्स बनाती है प्लेन्स में। और सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो किधर है? वो ईस्टर्न कोस्ट पर है, ना कि वेस्टर्न कोस्ट पर। तो ये ईस्टर्न कोस्ट फीचर है, ना कि वेस्टर्न कोस्ट। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। लगून्स एंड बैकवर्ड, तो ये पढ़ते ही इसका आंसर मुझे पता लग गया ना, ये आंसर होगा। इसका आंसर है ये। आप जानते हो वेम्बानाद लेक, वेम्बानाद लेक जहां पर बोट रेसिंग होती है, ये किसकी वजह से बनती है? ये बैकवाटर्स की वजह से बनती है। तो ये जो फीचर्स है, ये फीचर्स किसका है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। विच टेम्पल बिल्ड बाय द चंदेला डायनेस्टी इन द 10th-11th सेंचुरी इज नॉन फॉर इट्स एक्सक्विजिट स्कल्पचर्स? 10वीं-11वीं शताब्दी में चंदेला राजवंश द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए जाना जाता है? कंदरिया महादेव, बृहदेश्वर टेम्पल, सन टेम्पल मोधेरा या फिर लिंगराज? ये वाला टेम्पल कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। सन टेम्पल कहाँ पर है? ये है गुजरात में। और ये जो गुजरात वाला टेम्पल है, ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था सोलंकी डायनेस्टी ने, ना कि चंदेलाज ने। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था? राजा
फर्स्ट जो कि एक चोला रूलर था, यानी चोला डायनेस्टी ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? थंजावुर में। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो खजुराहो में, ये जो एमपी में है ये वाला टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल, ये किसने बनवाया था? चंदेला डायनेस्टी ने, जिन्होंने खजुराहो जो टेम्पल्स हैं, जो सीरीज ऑफ टेम्पल्स हैं, वो इन्होंने ही बनवाया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इन विच ईयर डिड यूनेस्को रिकॉग्नाइज दुर्गा पूजा एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? यूनेस्को ने किस वर्ष दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी थी? तो 2023, 15, 19 या 21? तो इसका आंसर है 2021। वैसे रामलीला को भी दी थी। रामलीला को कब दी थी? 2008 में। अब मुझे ये बताना, योगा को इस कैटेगरी में यूनेस्को ने किस ईयर में रखा था? ये कमेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। Which of the following state was the first to benefit from green revolution? भारत में हरित क्रांति का सर्वप्रथम लाभ किस राज्य को प्राप्त हुआ था? तो हम जानते हैं कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ये 2 फेज में हुआ था, फेज 1 एंड फेज 2, जो कि 1960s के आसपास शुरू हुआ था। फेज फर्स्ट में कौन कौन से राज्य थे? तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाला रीजन जो है वो फेज 1 में कवर किए गए थे। लेकिन अगर मैं इनमें से देखूं, ऑप्शन हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, लेकिन इन सब की अगर बात करूं तो जो सबसे पहला था, जिसे सबसे पहले बेनिफिट हुआ, जहां पर HYV सीड यानी हाई याइल्डिंग वैरायटी वाले सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो इंट्रोड्यूस किए गए थे पंजाब में, और इरिगेशन टेक्निक्स सुधारी गई थी। तो पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था पंजाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? स्टेटमेंट्स पढ़नी है, फिर हमको आंसर करना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है, बैंक्स मेन लाइबिलिटी इज द डिपॉजिट्स इट होल्ड्स। बैंक का मुख्य दायित्व उसके द्वारा रखी गई जमा राशि है। ऑब्वियस सी बात है कि लाइबिलिटी होती है। क्यों लाइबिलिटी होती है? ये जो डिपॉजिट है, इसको कभी ना कभी अपने जो बैंक के कस्टमर होते हैं उनको वापस करना होता है, इसलिए ये बैंक की लाइबिलिटी होती है। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यानी खुले बाजार परिचालन में सरकारी बॉन्ड खरीदना और बेचना शामिल होता है। ये भी एकदम करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, द बैंक रेट इज द रेट एट विच RBI लैंड टू कमर्शियल बैंक्स। बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंक, यानी जो बैंक होता है कमर्शियल बैंक है, उनको लोन की तरह पैसा देती है। तो ये एकदम करेक्ट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। बाकी ये जो बैंक रेट है ये लॉन्ग टर्म लोन होता है, और आपने सुना होगा रेपो रेट। ये जो रेपो रेट होता है ये शॉर्ट टर्म लोन होता है जो RBI के द्वारा कमर्शियल बैंक को दिया जाता है। और ये जो शॉर्ट टर्म लोन है इसमें गिरवी रखा जाता है, यानी सिक्योरिटीज को कोलेटरल की तरह रखा जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन के दौरान नहीं रखा जाता है। बाकी ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑल आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। कथक इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म दैट डेवलप्स इन विच रीजन ऑफ इंडिया। कथक शास्त्रीय नृत्य शैली भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई? सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया में कथक होता कहाँ पर है, मतलब ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? तो ये ओरिजिनेट हुआ था उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश साउथ में पड़ता है क्या? तो नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ईस्टर्न भी नहीं हो सकता, ना वेस्टर्न। इसका आंसर है नॉर्दर्न इंडिया। सदर्न इंडिया के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया, और केरला कथकली, और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ये सब सदर्न इंडिया के एग्जाम्पल है। नॉर्दर्न का एग्जाम्पल कथक हो गया। ईस्टर्न का एग्जाम्पल ओडिसी, जो ओडिशा में होता है, वो वहां का एग्जाम्पल हो गया। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84।
विच गवर्नमेंट बॉडी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड। तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन को लागू करने की जिम्मेदारी किस सरकारी संस्थान को सौंपी गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कॉमर्स, एजुकेशन या एग्रीकल्चर। यहां पर आप देख सकते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री ये ऑयल सीड से रिलेटेड काम क्यों करेगी या इम्प्लीमेंट क्यों करेगी, या डिफेंस क्यों करेगी, कॉमर्स क्यों करेगी? तो इसका जो आंसर है ये दलहन वाला जो पार्ट है, इससे रिलेटेड कुछ भी मिशन है या कोई भी पॉलिसी लॉन्च करनी है तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुई ना, तो इसको अगर मैं तार्किक रूप से जोड़ूं तो इसका आंसर होगा कृषि मंत्रालय, और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। यहां पर अगेन स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर हमको आंसर करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सी नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट इनटू 3 लिस्ट, नेमली सेंटर, स्टेट एंड कंकरेंट। यानी संविधान में जो सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, उनको 3 भागों में विभाजित किया हुआ है, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची और एक केंद्र सूची। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट के करेक्ट होते ही देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये वाला एलिमिनेट हो गया, ओनली फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सब में है। अब फर्स्ट थर्ड हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है, या फर्स्ट सेकंड। तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है द सब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड इज ट्रांसफर्ड टू द कंकरेंस लिस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसको होल्ड कर लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं। ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यहां देखो ये आ गया ना वर्ड, एक्सट्रीम की वर्ड, तो मुझे ये लगता है कि आगे पढ़ भी नहीं रहा कि ये इनकरेक्ट की तरफ झुकेगी स्टेटमेंट। बाकी देखते हैं। ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची पर कानून यूनियन भी बनाता है, साथ ही साथ स्टेट भी बनाता है, तो इस पे अधिकार दोनों का है, ना कि यूनियन का। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई। थर्ड के गलत होते ही ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, यानी ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 87वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना अकर्स व्हेन अ वेव पास थ्रू अ नैरो स्लिट। जब कोई तरंग किसी संकीर्ण छिद्र से गुजरती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो हम ऑप्शन देखते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। तो पहला ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन या डिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन तब होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो वो अपने पाथ से भटक जाती है, इसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन। यहां पर अपर्चर की तो कोई बात नहीं हुई या वेव की कोई बात नहीं हुई, तो रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। इसी तरह रिफ्लेक्शन भी नहीं हो सकता। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? बाउंस बैक कर दी जाती है, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों इक्वल होते हैं। तो यहां भी मीडियम से रिलेटेड है, यहां भी वेव या नैरो स्लिट का कोई भी पार्ट नहीं आया, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। ना ही ऑप्शन होगा एब्जॉर्प्शन। इसका आंसर है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में क्या होता है? ये जो वेव है, मान लो ये कोई सोर्स है, साउंड है, इसके थ्रू ये वेव गई, ये वेव है। अब यहां पर ये दीवार आ गई, अब ये स्लिट है, अब इससे पास होगी तो ये अपना रास्ता बदल देगी, ठीक है। इसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन। और आपको इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बता सकता हूं, जैसे 4G और 5G जो नेट होता है, या मैं कहूं नेटवर्क्स होते हैं, इंटरनेट होते हैं। आपने देखा होगा एक कमरा है, एक कमरा जो नीचे या बेसमेंट में या बंद है, वहां पे 4G नेट अच्छे से चला जाता है लेकिन 5G नहीं जा पाता। उसमें भी ये डिफ्रैक्शन का बहुत अहम रोल है। बाकी इसका आंसर मिल ही गया आपको, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, बाकी इसको नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016? दिवाला और ऋण शोधन संहिता यानी IBC 2016 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रेगुलेट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी।
जो कि बना था सेबी एक्ट 1992 के तहत। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये रेगुलेट करता है, ना कि ये वाला कोड से रेगुलेट किया जाता है, तो ये नहीं हो सकता। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको प्रमोट या रेगुलेट करता है DPIIT, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये प्रमोट करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन बिजनेस, और लास्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर स्टार्टअप, ये भी नहीं हो सकता, वाहियात ऑप्शन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, व्यवसायों में वित्तीय संकट के समाधान की प्रक्रिया को सरल बनाना। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखो एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं है, आपने ये पढ़ा भी नहीं है, तो भी आप थोड़ा अपना आइडिया लगा के थोड़ा सा जो एलिमिनेशन की टेक्निक से इसको आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, विच AQI रेंज कॉरेस्पॉन्ड टू अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप। कौन सी AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स संवेदनशील समूहों के लिए अस्वास्थ्यकर में मेल खाती है। मैं जरा आपको AQI इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ। 0 से लेकर 50 तक जो ये इंडेक्स होती है ये अच्छी होती है, मतलब क्वालिटी जो होती है एयर की वो गुड होती है। 51 से लेके जो 100 है ये मॉडरेट होती है। 101 से लेकर 150 तक जो सेंसिटिव पीपल होते हैं उनके लिए अनहेल्दी होती है। वही 151 से लेकर 200 तक सभी के लिए अनहेल्दी होती है, और फिर उससे ऊपर तो मोर हेल्दी, फिर हजार्डस चली जाती है। जो 300 है उससे ऊपर की जो इंडेक्स होती है, इस इंडेक्स में 300 से ऊपर हजार्डस होती है क्वालिटी एयर की। तो यहां बात की गई है जो सेंसिटिव पीपल हैं उनके लिए अनहेल्दी के लिए कौन सी रेंज है, तो वो है 101 से लेकर 150, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, इंडियाज प्राइमरी इंटरेस्ट इन डेवलपिंग छवार पोर्ट इज टू। ये छवार पोर्ट है कहां पर, ये छवार पोर्ट है ईरान में। तो यहां हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर इसका आंसर करते हैं। तो ये किस लिए किया जा रहा है, डायरेक्ट नेवल बेस फॉर मिलिट्री ऑपरेशन, एकदम गलत। ये एक कमर्शियल पोर्ट है, ना कि मिलिट्री ऑपरेशन के लिए पोर्ट बनाया जा रहा है। किसके लिए, कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। गेन डायरेक्ट एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया बाय पासिंग पाकिस्तान, ये एकदम करेक्ट है। यहां हम रीजनल कनेक्टिविटी के लिए इस पोर्ट को चाहते हैं, तो ये प्राइमरी इंटरेस्ट है इंडिया का, तो ये आंसर है इसका ऑप्शन का। बाकी और भी देख लेते हैं, डेवलप ए न्यू टूरिज्म नहीं, एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर ये भी नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फोकस ऑन। ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च कब हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था 2018 में, और ये नोडल एजेंसी कौन सी थी या नोडल मिनिस्ट्री कौन सी थी, तो नोडल एजेंसी थी नीति आयोग, जिसने इसके इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प की। और ये 112 जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए ये प्रोग्राम लेकर आया गया था ताकि उनका डेवलपमेंट किया जा सके। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, डेवलपिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इन बैकवर्ड रीजन्स, प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंप्रूविंग गवर्नेंस इन अर्बन एरियाज, ये तो हो ही नहीं सकता, इनहांसिंग डेवलपमेंट इन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, यहाँ इंडस्ट्रीज से कोई लेना देना नहीं है, सब्सिडीज की बात नहीं हो रही। तो अगर मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन की बात करूं तो वो है ऑप्शन नंबर 4, यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 92, गिवन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजंस, रीड एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन पढ़ना है, रीजन पढ़ना है, फिर हमको राइट आंसर करना है। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रमोट्स ई फाइलिंग एंड वर्चुअल ट्रायल्स टू एक्सपीडाइट द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 न्याय वितरण प्रणाली में तेजी लाने के लिए ई फाइलिंग और वर्चुअल ट्रायल को बढ़ावा देती है, एकदम करेक्ट है।
तो असर्शन हो जाएगा करेक्ट। अब रीजन देखते हैं हम। द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एम टू रिड्यूस केस पेंडेंसी एंड एनहांस एसेसिबिलिटी टू जस्टिस। देखो, अगर हम जस्टिस डिलीवरी को एक्सपीडाइट करने के लिए ई फाइलिंग लाएंगे, वर्चुअल ट्रायल्स लाएंगे, तो जो पेंडिंग केस हैं वो भी तो रिड्यूस होंगे ना, और जस्टिस ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा। तो ये भी करेक्ट है, और ये जो रीजन है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द घग्गर रिवर सिस्टम। घग्गर नदी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है घग्गर नदी हिमालय के मापचुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? मापचा-चुंग ग्लेशियर, जो कि कहां पर है? ये ग्लेशियर है मानसरोवर में। एकदम करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट होते ये ऑप्शन नहीं हो सकता, एक ऑप्शन हमने डिलीट कर दिया। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। सेकंड स्टेटमेंट है इट फॉर्म अ डीप गॉर्ज एट शीश पानी बिफोर एंटरिंग द प्लेन्स। ये मैदानी इलाकों में प्रवेश करने से पहले शीश पानी में एक गहरी घाटी बनाती है। इसका आइडिया नहीं है, मैं मान लेता हूं कि ये मेरे को नहीं पता, तो मैं इसको कर लेता हूं होल्ड। मैं पढ़ता हूं अगली स्टेटमेंट। अगली स्टेटमेंट है इट मर्ज विद द गंगा एट इलाहाबाद आफ्टर रिसीव द शारदा रिवर। यह शारदा नदी से मिलने के बाद इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। गंगा से मिलती है यमुना और सरस्वती, ना कि ये घग्गर नदी मिलती है। घग्गर नदी गंगा से मिलती है छपरा बिहार में। कहाँ मिलती है? बिहार के छपरा में, ना कि इलाहाबाद में। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट के गलत होते ये वाला आंसर नहीं हो सकता और ये वाला नहीं हो सकता। बच्चा एक ही ऑप्शन वही करेक्ट है, यानी ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है कि शीश पानी में ये गहरी घाटी बनाती है, ये एकदम करेक्ट है। दो स्टेटमेंट सही है, वो कौन कौन सी? फर्स्ट एंड सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। व्हाट वाज द रोल ऑफ यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्टैब्लिश्ड इन 1956? कब स्टैब्लिश हुई थी? 1956 में। इसका काम क्या है? रेगुलेट ट्रेड एग्रीमेंट। यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन से रिलेटेड होगा, ये कैसे हो सकता है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं होगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं। ओवरसी एंड फंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, यही इसका ऑप्शन है। बाकी फिलहाल इसके चेयरमैन कौन है? वो है विनीत जोशी। क्या नाम है उनका? विनीत जोशी, यूजीसी के चेयरमैन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। विच लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम ऑपरेट एट विलेज लेवल? पंचायती राज प्रणाली का कौन सा स्तर गांव स्तर पर कार्य करता है? मैंने आपको बताया पंचायती राज सिस्टम में 3 टीयर होते हैं, जिसमें पहला टीयर होता है विलेज लेवल पर, और विलेज लेवल पर जो ऑपरेट करते हैं वो होती है ग्राम पंचायत, और दूसरा लेवल होता है ब्लॉक लेवल। और ब्लॉक लेवल पर कौन काम करता है? तो ब्लॉक लेवल पर काम करती है पंचायत समिति। और थर्ड लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन काम करती है? जिला परिषद। तो ये है 3 टीयर सिस्टम किसका? पंचायती राज का, जिला परिषद। अब जहां पर जनसंख्या 20 लाख से कम होती है वहां पर ये दूसरा टीयर नहीं होता है, ये वाला जो ब्लॉक लेवल है ये नहीं होता है। लेकिन जहां पर जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है, यानी 2 मिलियन से ज्यादा है, वहां पर ये दूसरा टीयर भी होता है। इसे मिडिल टीयर बोल लो, इंटरमीडिएट टीयर बोल लो, जिसमें पंचायत समिति काम करती है। तो पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर काम करती है, ना कि विलेज लेवल पर। ना जिला परिषद, ये जिला लेवल पर काम करती है। ग्राम पंचायत ये काम करती है कौन से लेवल पर? विलेज लेवल पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी किस संस्थान की है? इलेक्शन कमीशन की, सुप्रीम कोर्ट की, लोकसभा की या राज्यसभा की? देखो, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, उसके बारे में मैं पहले बाद में बताऊंगा। इलेक्शन कमीशन जो विवाद सुलझाती है वो लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के इलेक्शन के बारे में।
स्टेट इलेक्शन जो होते हैं, इसका प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के डिस्प्यूट से कोई लेना देना नहीं है। जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 71। ये जो आर्टिकल 71 क्या कहता है? आर्टिकल 71 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मुद्दा है, या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन डिस्प्यूट है, उसको कौन हैंडल करेगा? तो उसको हैंडल करेगी सुप्रीम कोर्ट, यानी भारत का उच्चतम न्यायालय। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च बाय द तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप? तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? अग्नि 5। ये इंटरकॉन्टिनेंटल, कैसी? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज कितनी है? जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक है, यानी ये मिसाइल है। और बैलिस्टिक या इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है? मतलब इसकी मारक क्षमता होती है वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में होती है। और बैलिस्टिक का मतलब होता है कि ये अपनी जिस पोजीशन से लॉन्च होती है, पहले ये जाती है स्पेस में, यानी एटमॉस्फेयर से बाहर जाके स्पेस तक जाती है, और फिर वहां से ग्रेविटी की सहायता से वापस से एंटर करती है और फुल स्पीड से अपनी टारगेट लोकेशन को मारती है, यानी एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। इसीलिए इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ना रक्षा फर्स्ट है ना वायु फर्स्ट है। इसका आंसर है रूमी फर्स्ट। और इसको लॉन्च किया गया था चेन्नई से। और कहां से? स्पेस जोन इंडिया। बाकी ये जो रॉकेट है, इसका जो 70% कंपोनेंट है उसको रिट्रीव कर लिया जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। विच मेजर रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत कौन सा प्रमुख सुधार लाया गया? रिप्लेसमेंट ऑफ 10+2 सिस्टम विद 5-3-3-4, एलिमिनेट प्राइवेट स्कूल, ये एकदम वाहियात ऑप्शन है। कंपलसरी संस्कृत एजुकेशन, नहीं। मैंडेटरी बोर्ड एग्जाम फॉर ऑल ग्रेड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रिप्लेस किया गया 10+2 वाली प्रणाली को 5-3-3-4 वाले स्ट्रक्चर से, यानी ये जो पहला स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है फाउंडेशनल स्टेज। क्या कहा जाता है? फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें ये 5 साल का होता है ये फाउंडेशनल स्टेज। फिर ये जो 3 साल का, इसे कहा जाता है प्रिपेटरी स्टेज। क्या कहा जाता है? प्रिपेटरी स्टेज, जिसमें 3rd से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर 3rd स्टेज जिसे कहा जाता है मिडिल स्टेज, ये 6 से लेके 8 क्लास तक का स्ट्रक्चर है। और उसके बाद 8 से यानी 9 से लेके 12 क्लास के स्ट्रक्चर को बोला जाता है सेकेंडरी स्टेज। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी स्टेज। तो ये जो पहले 10+2 वाला सिस्टम है उसको ये 5-3-3-4 स्ट्रक्चर से बदल दिया गया। किस एजुकेशन पॉलिसी के तहत? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। व्हाट इज द रोल ऑफ द फॉरेन्स ट्रिब्यूनल इन NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन प्रोसेस? टू कंडक्ट द सेंसस, सेंसस कराने का काम रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया को है, ना कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। टू इशू वोटर ID कार्ड, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, ना कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स, होल्ड कर लेते हैं। टू वेरीफाई सिटीजनशिप क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द NRC। अब वो नागरिक जिनको ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है उनसे बाहर निकाल दिया जाता है, तो उनके पास अधिकार है वो ये जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स है उनके पास जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स या जो दस्तावेज हैं वो पेश करें और अपना नागरिक होने का प्रमाण दें।
तो ये ट्रिब्यूनल क्या करता है, वेरीफाई करता है सिटीजनशिप क्लेम को, तो यही इसका आंसर है। तो ये भी नहीं हो सकता, डिपोर्ट करने का काम भी नहीं करता है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। बढ़ते हैं इस एनालिसिस के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100। विच इसरो सेंटर पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम? अंतरराष्ट्रीय भूमंडल जैव मंडल कार्यक्रम में कौन सा इसरो केंद्र भाग लेता है? जैसा कि आप सब जानते हो, इसरो के पार्ट है। इसरो जो है मेन इसरो सेंटर है, जो हेडक्वार्टर है, वो बताना आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहां पर है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। इसके अंदर और भी इसके बॉडीज होते हैं, जैसे कि रिसर्च लेबोरेटरीज होती हैं, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर्स होते हैं, रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, सैटेलाइट सेंटर्स होते हैं। तो ये सब मिलकर काम करते हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जैव मंडल कार्यक्रम है, इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? इसरो का हेडक्वार्टर, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। सेकंड है स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी, नेशनल रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग या फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये भी ऑप्शन नहीं है। अगला देख लेते हैं, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, देखो ये भी होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये भी पार्टिसिपेट करता है, साथ ही साथ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी सैक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। वैसे सैक का हेडक्वार्टर आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि ये कहां पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, ये पार्टिसिपेट करता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जिसका काम है एप्लीकेशंस वगैरह देखना, स्पेस में जो भी सैटेलाइट्स हैं वो जितने भी इनपुट्स देते हैं उसको मॉनिटर करने का काम होता है, तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भी इसका पार्ट है, और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर भी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो यहां पर खत्म होते हैं 50 क्वेश्चन। हमने आज एसएससी स्टेनो के 50 क्वेश्चन खत्म किए। जो ये एसएससी स्टेनो का एग्जाम था ये न्यू पैटर्न पर बेस्ड था, और हमने क्वेश्चन देखे काफी सारे, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो एलिमिनेट होकर भी हो सकते थे। देखो मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, आप इसको छोड़ सकते हो, आपको पता है कि बहुत क्लोज ऑप्शन है, अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो ये वाला अटेम्प्ट कर पाना मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे मुश्किल थे, बहुत सारे ऐसे थे जो एलिमिनेट होकर भी हो सकते थे। स्टेटमेंट वाले ज्यादातर सवाल इजी थे, तो आप ज्यादातर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, डूएबल है, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकते। बाकी आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरी वीडियो यहां तक देखी है उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी शानदार वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।